यादव ये सफेद चादर लेकर आए जिस पर चुनाव आयोग लिखा हुआ था। उन्होंने कहा चुनाव आयोग की मौत हो गई है, हम सफेद चादर दे रहे हैं चुनाव आयोग को। उन्होंने जब ये बातें कही तो वो ये भूल जाते हैं कि यही चुनाव आयोग है जिसने उन्हें देश की तीसरी नंबर की पार्टी बना दिया। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं चुनाव आयोग की मौत हो गई है, चुनाव आयोग खत्म हो गया है। ये वाला आरोप अखिलेश यादव ने आज लगा दिया। आज महाभारत में यही पूछ रही हूं कि जिस चुनाव आयोग ने उनकी पार्टी को तीसरे नंबर की पार्टी बनाया, अगर उसके काम पर सवाल उठाएंगे अखिलेश, तो इसका मतलब क्या है? क्या यूपी में उनकी सियासत पर भी सवाल नहीं उठेंगे? सवाल यह भी है कि चुनाव आयोग पर सवाल उठाना क्या ये दिखाता है कि मिल्कीपुर में उन्होंने सरेंडर कर दिया है, उन्होंने हार मान ली है? आज इस पर भी महाभारत करूंगी। सबसे पहले आपको सुनवा देती हूं अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं और उनको जवाब में क्या कह रहे हैं बाकी नेता। चुनाव आयोग पे बगल में ही बिल्डिंग है चुनाव आयोग की, मैं वो लाना भूल गया, सफेद कपड़ा डाल देना चाहिए उस पर, क्योंकि चुनाव आयोग मर चुका है। मैंने सुबह से और समाजवादी पार्टी ने सुबह से लेकर के शाम तक, जब तक चुनाव खत्म हुआ है, 500 कंप्लेंट्स किए, 500 कंप्लेंट। अगर एक भी कंप्लेंट पे उन्होंने कहा, और मैंने अपनी कई प्रेसों में ये कहा था कि मैं चाहता हूं ये चुनाव देखे दुनिया कि लोकतंत्र कैसे चलता है। ये कहना कि चुनाव आयोग के कमिश्नर इत्यादि मर गए हैं और चुनाव आयोग मर गया है और उसके लिए कफन प्रस्तुत करना, सफेद कपड़ा पार्लियामेंट में देना, इससे जघन्य कांड कुछ नहीं हो सकता है। दिस इज ऑलमोस्ट लाइक अ टॉर्चर ऑन डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी के हत्या के बराबर है। आज भारतीय जनता पार्टी ये डिमांड करती है कि बाकी भी ऑपोजिशन के पार्टी अपने मत को स्पष्ट करे और अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी इस कुकृत्य पर क्षमा याचना करे पार्लियामेंट में। ये वही चुनाव आयोग है जो लोकसभा में इनको तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी सदन में बनाता है तो उस वक्त इनको कोई शिकायत नहीं होती। ये दोहरे मापदंड जब ये अपनाते हैं ये गलत है। जब ये जीतते हैं तब इलेक्शन कमीशन भी ठीक, चुनाव आयोग भी ठीक, कोई फर्जी वोटर नहीं बने। बट जब ये हारने लगते हैं, और मैं इनका दर्द समझ सकता हूँ, मिल्कीपुर वाली सीट ये हार रहे हैं जो इनके लिए प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई थी, ये दर्द वहां से आ रहा है। 6 महीने पहले इलेक्शन कमीशन हिमालय पर था, अद्भुत था जब जीत गए थे 42 सीट। आज वो मर गया, 6 महीने में ही मर गया। अब कफन लेकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में आ रहे हैं। सबसे बड़ा काला दिन, इससे काला दिन हो ही नहीं सकता। आपने सुना कि चुनाव आयोग पर अखिलेश यादव ने जो सवाल उठाए, सफेद चादर लेकर गए हैं चुनाव आयोग को देने के लिए। अब ये चुनाव आयोग पर आरोप दिल्ली में भी लगते रहे हैं, दिल्ली में भी आरोप लगते रहे और दिल्ली में एग्जिट पोल्स जो बातें कह रहे हैं, अगर वो एग्जैक्ट पोल्स में तब्दील हो गए तो इसके बाद एक बार फिर से क्या चुनाव आयोग पर यही वाला हमला होगा? मैं एक बार आपको दिखा देती हूं कि जो एग्जिट पोल्स हैं, वो तमाम एग्जिट पोल्स क्या बता रहे हैं। आप ये देख सकते हैं जो अलग अलग एग्जिट पोल्स करने वाली कंपनीज हैं, उन्होंने क्या कहा है। मैटराइज 35 से 40 बीजेपी की सरकार, पी मार्क 39 से 49 बीजेपी की सरकार, चाणक्य स्ट्रेटजीज ने भी 39 से 44 सीटें बीजेपी को दी है, यानी बीजेपी की सरकार है। पीपल्स पोल्स भी 51 से 60 सीटें दे रहा है, ये सबसे ज्यादा नंबर दे रहा है बीजेपी की सरकार, और आपको सिर्फ 10 से 19 दे रहा है। जेवीसी पोल्स भी आप देख लीजिए, 39 से 45, पीपल्स इनसाइड 40 से 44। आप जो एक क्रम देखेंगे बीजेपी का, आप देखिए सारे पोल्स बीजेपी की सरकार दिल्ली में बना रहे हैं। अब ये एग्जैक्ट होंगे कि नहीं, ये तो 8 फरवरी को पता चलेगा। लेकिन जब से ये खबर आई कल एग्जिट पोल की, उसके बाद एक हंगामा मच गया है, एक हलचल है दिल्ली की सियासत में। वोटर भी सोच रहा है, घर में चर्चाएं हो रही, लेकिन आपको सुनवा देती हूं कि दिल्ली में नेता क्या कह रहे हैं इस एग्जिट पोल पर, जिसमें बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बन रही है, 27 साल बाद ही सही, मगर वापसी हो रही है। मगर एग्जिट पोल एग्जिट से बेहतर होगा, ऐसा मेरा विश्वास। अगर एग्जिट पोलों की सरकार से भारतीय जनता पार्टी खुश है तो अपनी सरकार बना ले, एग्जिट पोल के ऊपर अपना एक मुख्यमंत्री भी बना ले, कुछ मंत्री भी बना ले। एक दिन और एग्जिट पोल की जो है उम्र है, परसों जो है असली पोलों के फैसले आ जाएंगे और फिर अरविंद केजरीवाल को ही मुख्यमंत्री बनना है, आम आदमी पार्टी की सरकार बननी है। अच्छा हम लोगों ने चुनाव लड़ा है। जिस कांग्रेस को दिल्ली में कुछ नहीं समझा जाता था, उसने सारी समीकरण बदले हैं, और अगर आप सारे समीकरण बदलने के स्तर पर आते हैं तो फिर आदमी कहीं भी जा सकता है।
काउंटिंग से पहले 8 फरवरी के पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हार मान ली है। बुरी तरीके से बीजेपी हार रही है। नंबर 1, जो खरीद फरोख्त और तो लोकतंत्र को कुचलने का, तोड़फोड़ करने का तरीका वो पूरे देश में अपनाते हैं, वो प्रयोग उन्होंने दिल्ली में भी शुरू कर दिया। ये तो जनता का जो निर्देश होगा उसको परसों हम सबको स्वीकार करना ही है, लेकिन कार्यकर्ताओं की मेहनत और जो मूड जनता का दिखाई दे रहा है, निस्संदेह लगता है कि दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। आम आदमी पार्टी बहुमत से सरकार बनाएगी और कोई बड़ी बात नहीं अगर पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ दे। अच्छा, जंतर मंतर से शुरू हुई झाड़ू की झांसा यात्रा छू मंतर होने जा रही है कि इस झांसे यात्रा के जो झंडा बरदार थे वो भी अच्छी तरह महसूस कर चुके हैं कि दिल्ली की जनता ने उनकी विदाई का बैंड बाजा बजा दिया है। तो आपने सुन लिया है दिल्ली में नेता क्या कह रहे हैं। दिल्ली में अगर बीजेपी की सरकार बन रही है उसे लेकर एक हलचल है एग्जिट पोल्स के बाद। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगा दिया है। आरोप यह है कि बीजेपी उनके नेताओं को खरीदने की कोशिश कर रही है। आप सांसद संजय सिंह ये बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। आप सोच लीजिए 5 फरवरी से 8 फरवरी का समय है, 5 फरवरी एग्जिट पोल्स आए हैं, 6 फरवरी को आरोप आ रहा है विधायकों को खरीदने में माहिर है बीजेपी। संजय सिंह कह रहे हैं ये तो उनकी एक्सपर्टीज है, वो माहिर है। हमारे 7 कैंडिडेट्स को बीजेपी ने ऑफर दिया है, हमारे 7 कैंडिडेट्स को, ये संजय सिंह कह रहे हैं। अब ये गंभीर आरोप है, मैं इस पर भी आज बात करूंगी महाभारत में। लेकिन उससे पहले आपको एक बयान सुनाना चाह रही हूं। दिल्ली में ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी, उन्होंने ये तहलका मचा दिया ये कहकर कि हमने तो बीजेपी को वोट किया है। साजिद रशीदी धुर मोदी विरोधी माने जाते हैं, लेकिन आज उन्होंने ये बयान दिया कि उन्होंने बीजेपी को वोट किया है। जरा सुनिए, क्या यही कारण है कि दिल्ली में इस तरह के एग्जिट पोल्स आए हैं? जरा बयान सुनिए। दोस्तों, मैंने वोट कर दिया है दिल्ली में किसकी सरकार बने इसके लिए, और मैंने ये वोट किसको किया है आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा। मैंने ये वोट भारतीय जनता पार्टी को किया है। जिंदगी में पहली बार मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। क्यों किया है? इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं। अब तक मुसलमानों पर एक एलिगेशन ये लगता रहा कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मुसलमान वोट करता है, लेकिन ये मैंने वोट इसलिए किया आज बीजेपी को कि दिल्ली के अंदर बीजेपी जीते। मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा जी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजीज खान जुड़ गए हैं, घनेंद्र भारद्वाज जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हैं, वरुण पुरोहित जी कांग्रेस के नेता हैं, समी चौगांवकर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत आप सबका। लेकिन मैं एक बार बता देती हूं कि मेरे साथ ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष साजिद रशीदी साहब जुड़ रहे हैं। मैं उनसे जरा एक बार सीधा सवाल पूछना चाहती हूं। जो धुर विरोधी के रूप में जाने जाते रहे हो साजिद रशीदी साहब, अगर आप वोट कर रहे हैं बीजेपी को, तो इसका मतलब यह है कि मुसलमान बीजेपी को वोट कर रहा है, मुसलमान को परहेज नहीं है, जैसा कि कई बार कहा गया। नहीं, देखिए, मोदी के नापसंद होने की क्या वजह हो सकती है? मोदी जी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, नापसंद क्यों होंगे? लेकिन सरकार की जो नीतियां हैं, ऐसा नहीं है कि अगर मैंने वोट कर दिया है तो मैं सरकार की नीतियों के सामने झुक गया हूं और मैं आज के बाद सरकार के खिलाफ कोई बात नहीं करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक परसेप्शन बनाया था विपक्ष पार्टियों ने कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है। मैंने उस परसेप्शन को तोड़ने के लिए वोट किया है बीजेपी को, कि मुसलमान जो है, मुसलमान के लिए बीजेपी अछूत नहीं है। मुसलमान कांग्रेस को भी वोट करता है, मुसलमान समाजवादी को भी वोट करता है, मुसलमान बीजेपी को भी वोट करता है। आप दिल्ली इलेक्शन में देखिएगा कि 10 से 12% मुसलमान बीजेपी को वोट देगा। क्यों नहीं देगा? देश की पार्टी है ये भी। सवाल यही है कि हमें डर कर नहीं जीना है। हमें जो डराया जाता है बीजेपी से कि बीजेपी आ जाएगी तो ये होगा, बीजेपी आ जाएगी तो वो होगा, हमें इसलिए भी वोट करना है कि अगर हम बीजेपी को वोट करेंगे तो अपने अधिकारों की बात आंख में आंख डालकर कर सकते हैं कि आप हमारे अधिकारों का हनन नहीं कर सकते क्योंकि हम वोट देते हैं आपको। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। आप कह रहे हैं हम सवाल पूछेंगे, बीजेपी को लेकर आएंगे सत्ता में और फिर सवाल पूछेंगे कि हमारे अधिकारों का हनन आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ ये वजह है या फिर आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल से कोई नाराजगी भी है?
आप तो थोड़ी देर पहले उनसे मिले भी थे। नहीं, देखिए, केजरीवाल ने इस इलेक्शन में एक नया काम ये किया है कि किसी भी मुस्लिम महल्ले में जाकर मुसलमान से वोट नहीं मांगा, किसी भी स्टेज पर मुस्लिम नेता को अपने साथ नहीं रखा। तो जो कांग्रेस ने पहले पिछले इलेक्शनों में किया था, मुसलमानों से दूरी बनाई थी, इस बार केजरीवाल ने भी वही किया। जब हमें कोई पार्टी स्टेज शेयर नहीं करना चाहती हमारे साथ, हमारे महल्लों में आकर वोट नहीं मांगना चाहती हमसे, तो फिर हमारे लिए बीजेपी और उसमें क्या फर्क हो गया? भाई, बीजेपी हमसे कहती है हमें वोट नहीं चाहिए, ये लोग हमारे पास नहीं आना चाहते, ये सोच करके हिंदू वोट चटक जाएगा, तो दोनों बराबर हुए ना। तो फिर हमें क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम बीजेपी को वोट करके जो सरकार में है, सरकार से अपने अधिकारों को मांगे। अब साजिद रशीदी साहब जो बोल रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम क्यों ना बीजेपी से हक मांगे और ये हमारे मोहल्लों में नहीं आए। घनेंद्र जी, जरा मेहमानों को भी और ले लीजिए स्क्रीन पर। घनेंद्र जी, आप साजिद रशीदी साहब को सुन रहे थे, मैं सवाल आप ही से करूंगी। उन्होंने कहा आप हम इनके मोहल्लों में नहीं गए, आपने मुसलमानों से वोट नहीं मांगे इसलिए कि हिंदू वोट छिटक जाएगा। तो इसीलिए देखिए हो क्या गया है, मौलाना साजिद रशीदी जैसे व्यक्ति जो कि धुर मोदी विरोधी है, वो भी मोदी को वोट दे आए।